जय भीम, जय संविधान। आज मेरे हाथ में संविधान की प्रति है और इसके कुछ प्रमुख अनुच्छेदों का वाचन करेंगे। केवल वाचन ही करेंगे, वाचन करके चर्चा करना बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। वाचन और चर्चा आगे कुछ अनुच्छेदों की क्रमशः आगे की वीडियो में रहेगी। भाग पहला और पहला अनुच्छेद, भाग पहले में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। पहला अनुच्छेद संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का पहला बिंदु भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी हमारे देश का नाम भारत और अंग्रेजी में इंडिया है। इसके अलावा जो अन्य नाम लिए जाते हैं वो संवैधानिक नाम नहीं है। अगले अनुच्छेद की तरफ चलते हैं। अगले अनुच्छेद में भाग 3 में जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकारों के क्रम में हम लोग अनुच्छेद 15 में चलते हैं। ये पहले ही हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं कि सारा क्रमशः वाचन नहीं करेंगे, कुछ खास अनुच्छेद का ही वाचन करना है। तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि किसी भी नागरिक के साथ इन सब चीज़ों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। उसका नीचे क्रमशः कई बिंदु बना करके विस्तृत भी लिखा गया है, लेकिन अभी विस्तृत में हम लोग नहीं जा रहे हैं, संक्षिप्त वाचन ही कर रहे हैं। और अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी जहां पर भी जो भी अवसर दिए जाएंगे तो नागरिकों को अवसर की समानता रहेगी। इसी में अनुच्छेद 16 का चौथा भाग है। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। इसमें पिछड़े हुए नागरिकों अर्थात जो संवैधानिक सूची के हिसाब से देखा जाए तो ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस। और इसी अनुच्छेद 16 के 16(4) का, यानी 16 का चौथा भाग का नंबर इसमें है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर परिणामिक ज्येष्ठता सहित प्रोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। तो ये अनुच्छेद 4 में ओबीसी रिजर्वेशन की बात हो रही है, अनुच्छेद 4 का में एससी रिजर्वेशन की बात इस अनुच्छेद के भागों में हो रही है। और इसमें एक शब्द और आया है कि प्रतिनिधित्व राज्य की राय में। तो राज्य की राय में यदि किसी कैटेगरी का रिजर्वेशन बढ़ाना है या किसी कास्ट का रिजर्वेशन बढ़ाना है या किसी का काटना है, तो राय केवल मौखिक राय या केवल राजनीतिक द्वेष की भावना से यहाँ पर राज्य सरकार काम नहीं कर सकती। इसके लिए सटीक आंकड़े चाहिए, यानी सर्वे राज्य सरकार को कराना पड़ेगा, तभी आरक्षण में परिवर्तन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ। अगले अनुच्छेद में जो भाग 3 की जो मूल अधिकार हैं, उसी भाग 3 के तहत ही अनुच्छेद 19 में है वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण सभी नागरिकों को। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ये आर्टिकल 19 है। जैसा कि महत्वपूर्ण आपका आर्टिकल 15 यानी आर्टिकल 15 है, उसी प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल 19 भी है। इसमें पहले भाग में लिखा है सभी नागरिकों को, यानी सभी नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रताएं मिलेंगी। इसमें का भाग बनाया गया है। का भाग में वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र का अधिकार। खा भाग में शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का, यानी शांतिपूर्वक बिना अस्त्र शस्त्र के, बिना दंगा फसाद की नियत के, बिना हथियारों के कहीं पर भी एकत्र हो सकते हैं। संगम या संघ बनाने का, यानी इसमें कुछ लोग यूनियन बना सकते हैं। यूनियन में जैसे कि पदाधिकारी होते हैं, सदस्य होते हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, ये भी बनाने का अधिकार है। घ नंबर में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का, ये भी अधिकार है। अंग नंबर है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का, ये भी एक अधिकार है। और इसमें एक 6 नंबर भी है, क्योंकि समय समय पर संशोधन भी बीच बीच में हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ती रही हैं संविधान में। कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, वो भी देश के किसी भी भाग में कहीं पर भी, ये नहीं कि जहाँ जन्म स्थान है वहीं पर भी हम कारोबार करेंगे, कहीं पर भी।
इसके दूसरे अनुच्छेद 19 के दूसरे भाग में कुछ स्पष्टीकरण दिए गए हैं। स्पष्टीकरण तो इसमें 6 प्रकार के दिए गए हैं, लेकिन कुछ ही हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। एक स्पष्टीकरण इसमें दिया है दूसरे भाग में अनुच्छेद 19 के, भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमानना, मानहानि या अपराध उत्पीड़न के संबंध में युक्त निर्वधन, जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। यानी कि यह अनुच्छेद जितने भी विषय यहाँ पर इसमें स्पष्टीकरण में दिए गए हैं कि भारत की एकता, अखंडता और विदेशी राज्यों के साथ संबंध, राष्ट्र की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, इन व्यवस्थाओं में यदि बाधा उत्पन्न हो रही है, अनुच्छेद 19 के बहाने कोई ऐसी अभिव्यक्ति करता है, ऐसी कुछ बातें बोलता है अभिव्यक्ति के नाम पर, जिससे ये सब चीज़ें, राज्य की सुरक्षा, प्रभुता, अखंडता, ये कुछ चीज़ें बाधित होती हैं, तो उसको रोकने के लिए सरकार संसद में नियम बना सकती है। तो ऐसा करने के लिए सरकार को यह अनुच्छेद बाधित नहीं करेगा कि भाई अनुच्छेद 19 में हमें बोलने का अधिकार है, तुम कुछ भी बोलें कि राष्ट्र की एकता, अखंडता भी प्रभावित हो जाए, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। अब अनुच्छेद 21 का में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है, जो एक भाग 3 में ही मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 21 का में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है, जिसमें बात कही गई कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा आधारित करे उपबंध करेगा। और इसी अनुच्छेद के आधार पर RTE एक्ट बनाया गया, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम इसी अनुच्छेद के आधार पर बनाया गया। संविधान संशोधन करके ये संविधान संशोधन 86वां संशोधन है अधिनियम 2002 की धारा 2 द्वारा, और 1/4/2010 से अंतर स्थापित कर दिया गया। और आगे के भी कुछ खास अनुच्छेद पढ़ते हैं। भाग 3 के मूल अधिकारों में ही अनुच्छेद 23 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है, जिसमें अनुच्छेद 23 और 24 है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम का प्रतिषेध, यानी व्यक्ति की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती है, मनुष्य का व्यापार नहीं किया जा सकता है, और बालात श्रम, जबरदस्ती किसी से श्रम नहीं कराया जा सकता है। यदि उसकी इच्छा नहीं है, वो श्रम नहीं करना चाहता, लेबर नहीं करना चाहता, तो जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता है। और इसमें एक स्पष्टीकरण भी दिया है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। और इसी में अनुच्छेद 24 है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी स्पष्ट कहा गया 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। ऐसे किसी भी काम में नहीं लगाया जाएगा जिसमें हल्का फुल्का भी रिस्क हो, और कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों में और अधिक श्रम में और रिस्क वाले श्रम में नहीं लगाया जा सकता है। और भाग 3 के मूल अधिकारों के तहत ही अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 25 में कहा जा रहा है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता, यानी जो जिस भी धर्म का व्यक्ति उपासक है तो उसकी प्रचार प्रसार के लिए, अभिवृद्धि के लिए कोई वो संस्था बनाता है, यूनियन बनाता है और उसमें डोनेशन लेता है, तो वो करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्र, यानी उसको टैक्स में छूट। 28 नंबर पर 28वां अनुच्छेद कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। तो ये धर्म की स्वतंत्रता का इसमें संविधान अधिकार देता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार देता है कि हम जिस चाहे धर्म को माने, और अगर किसी को नहीं मानना है तो उस ना मानने से भी उसके मौलिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार खत्म नहीं होते। जैसे आस्तिक को सारे अधिकार मिलते हैं, वैसे ही नास्तिक को भी सारे अधिकार संविधान के जो हैं वो मिलेंगे। और अनुच्छेद 28 के बारे में कुछ स्पष्टीकरण भी लिखा है अनुच्छेद 28 के तीसरे भाग में, कि जैसा अनुच्छेद 28 कहता है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता।
इसमें लिखा है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पहली तो बात यही स्पष्ट है कि जिसमें सरकारी धन लगा है, जिसमें सरकारी निधि लगी है, उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी अलग से। अब इसी 28 अनुच्छेद का दूसरा भाग है, खंड 1 की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था पर लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है। उस संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है जो किसी विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसमें ऐसा करना अनिवार्य है। यानी किसी धार्मिक संस्था ने इसको स्थापित किया है, भले ही उसका प्रशासन राज्य करता हो, लेकिन उसकी स्थापना राज्य ने नहीं की है, तो वहाँ धार्मिक शिक्षा देने का 28 अनुच्छेद का पहला खंड लागू नहीं होगा। और तीसरे खंड में भी इसमें कुछ स्पष्टीकरण है अनुच्छेद 28 के। राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षण संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जा सकता जब तक कि उस व्यक्ति ने, या यदि वह अवयस्क है, यदि वो नाबालिग है, मानो वो नाबालिग अगर वो है, तो उसके संरक्षक ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी है। यानी कि इसका थोड़ा सा बिल्कुल शॉर्ट में अगर इसको क्लियर करें कि भले ही कोई धार्मिक संस्था द्वारा शिक्षा संस्था स्थापित की गई है, राज्य द्वारा प्रशासित है, उसमें धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है राज्य द्वारा शासित होने के बावजूद भी, लेकिन उसकी स्थापना धार्मिक संस्था ने की है, उसमें धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है। लेकिन उसमें जाने के लिए, धार्मिक शिक्षा लेने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है कि आइए आप धार्मिक शिक्षा जबरदस्ती दीजिए, आपकी मर्जी हो या ना हो। यदि वो वयस्क है, 18 साल का है, 18 साल से ऊपर है, तो उसकी स्वयं की मर्जी होना चाहिए। यदि उसका अंतःकरण जवाब नहीं देता है, उसका मन नहीं करता है, तो उसको जबरदस्ती धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। और नाबालग के सिलसिले में उसके गार्जियन से सहमति लेना जरूरी है। और इसी में आर्टिकल 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हैं। 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये इसमें है। इसके बाद कुछ और खास अनुच्छेद भाग 4 में कुछ बहुत ही खास अनुच्छेद इसमें भी हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, तो इसमें एक खास अनुच्छेद है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। यानी राज्य जो भी आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था चलाएगा, उसमें लोक कल्याण की भावना होनी चाहिए। स्पष्ट लिखा है ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। यानी इसमें राष्ट्रीयकरण की बात इनडायरेक्ट में की जा रही है। शब्दों का थोड़ा सा शब्दों का चयन उस संवैधानिक भाषा के हिसाब से है, लेकिन इसकी मूल मंशा राष्ट्रीयकरण की तरफ है। और जो निजीकरण को बढ़ावा सरकारों द्वारा दिया जा रहा है, इस अनुच्छेद 38 के सम्मत नहीं, इस भावना के सम्मत नहीं, से मेल नहीं खाता है। उसमें स्पष्ट किया जा रहा है कि भरसक प्रभावी प्रयास रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की वृद्धि करना, यानी सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना सरकार को करना और उसका संरक्षण करना, क्योंकि लोक कल्याण की भावना वाली बात है। और भारत जैसा बहुत बड़ी आबादी वाला देश, जिसमें अधिकांश लोग गरीबी रेखा या एक औसत आय, प्रति व्यक्ति आय से नीचे हैं, उसमें सार्वजनिक क्षेत्र को बहुत मजबूत करना बहुत जरूरी है। निजीकरण को बढ़ावा देकर ये इस देश की व्यवस्था चलना बहुत कठिन है। और इसी में है अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी इसमें न्याय व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि सभी के लिए समान हो, और जो महंगी न्याय प्रणाली का उपयोग नहीं कर सकते हैं तो उनको निःशुल्क न्याय व्यवस्था, जो निजी वकील नहीं कर सकते, महंगे वकील नहीं कर सकते, उनको निःशुल्क न्याय की व्यवस्था करना राज्य की जिम्मेदारी होगी। और भी कुछ खास अनुच्छेद। अब भाग 4 का में मूल कर्तव्य भी हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण ये भाग है। और इसका अनुच्छेद 51 मूल कर्तव्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको कई खंडों में स्पष्ट किया गया है, क्योंकि लोग अधिकारों के लिए तो बहुत होते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य की बात बहुत ही कम लोग हैं करने वाले। तो मूल कर्तव्य में क्या है? अनुच्छेद 51 का, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह
इसके खंडका में कहा गया संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। खंडका भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। घा देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। अंगा भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। इसलिए मैं बार बार इसको जोर दे रहा हूं कि पूरा यह भाग और ये अनुच्छेद 51 का भी उसके सभी खंड बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे, उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। इसी में खंड जा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। ये देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। इस अनुच्छेद 51 का के खंड जा को दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। ये प्रत्येक नागरिक का यह मूल कर्तव्य है। झा नंबर पे मूल कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। यहाँ व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। इसी में टा है, यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यह भी मूल कर्तव्य में है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, यानी लोकसभा में जो सांसदों की जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीट आरक्षण होती हैं, आरक्षित जो होती हैं, अनुच्छेद 330 में इनका स्पष्ट उल्लेख है। और अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। यानी विधानसभा विधायक के लिए जो SC/ST की सीटें आरक्षित होती हैं वो 332 नंबर के अनुच्छेद में इनका स्पष्ट उल्लेख है। अनुच्छेद 335 में है सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे। और अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 के अंतर्गत संवैधानिक आयोग है। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। ये अनुच्छेद 340 के अनुसार ही मंडल आयोग का गठन हुआ था। और ये इस आयोग में, इस अनुच्छेद में लिखा है कि पिछड़े वर्गों की दशाओं का अन्वेषण, इन पिछड़े वर्गों की स्थिति का सर्वे करके और सर्वे करने के बाद उसके लिए विशेष उपबंध संसद चाहे तो कर सकती है। इसी के आधार पर 1992 में मंडल कमीशन लागू हुआ। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियां। इसमें अनुसूचित जातियों का जिक्र है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा उन जातियों, मूल वंशों तथा जनजातियों अथवा जातियों, मूल वंशों या जनजातियों के भागों या उनमें से यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिन्हें इस संविधान के प्रायोजनों के लिए यथास्थिति उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जातियां समझा जाएगा। इसका अनुच्छेद 341 का ये पहला खंड, इसमें दूसरा खंड भी है। संसद विधि द्वारा किसी जाति, मूल वंश या जनजाति को अथवा जाति, मूल वंश या जनजाति के भाग या उसमें के यूथ खंड को खंड 1 के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किंतु जैसा ऊपर कहा गया है कि उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये इसमें कुछ प्रतिबंध भी हैं कि
की सूची में संसद किस हद तक परिवर्तन कर सकती है, वो कहाँ पर किस कंडीशन में परिवर्तन नहीं कर सकती है। अनुसूचित जाति की सूची में परिवर्तन करने का अधिकार केवल और केवल संसद को है। इसी वजह से अभी 1 अगस्त 2024 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार जो अनुसूचित जाति जनजातियों के आरक्षण में वर्गीकरण की बात जो की जा रही है, उसका इसी वजह से तीव्र विरोध हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश संविधान सम्मत नहीं है। अनुच्छेद 342 और 341 बिल्कुल सेम टू सेम है, केवल अंतर यह है कि अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियों का जिक्र है, 342 में अनुसूचित जनजातियां, केवल इतना अंतर है। जैसा 341 में अनुसूचित जातियों के लिखा है, सेम टू सेम 342 में अनुसूचित जनजातियों के लिए वही चीज लिखी हुई है। तो आज कुछ प्रमुख अनुच्छेदों के वाचन में इतना ही, और आगे क्रमशः कुछ अनुच्छेदों का वाचन करके उन पर चर्चा करेंगे। अभी बहुत ज़्यादा लंबा ना हो वीडियो, वैसे भी लंबा हो गया है, तो इसके लिए आज इतना ही। आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। जय भीम, जय संविधान।